नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश खिवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के इस ताजा अंक के अंदर। दोस्तों, चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, सरकार बन गई, मंत्री परिषद का गठन हो गया, जो विभाग आवंटित करने थे वो भी हो गए। कोई सरप्राइज नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, सिवाय इसके कि बहुत सारी उम्मीदें जो सहयोगी लगाकर बैठे थे उन्हें कुछ नहीं मिला। चार मुख्य डिफेंस, वित्त, विदेश, गृह उन्हीं के पास है, पेट्रोलियम भी उन्हीं के पास है, ऊर्जा भी उन्हीं के पास है, एग्रीकल्चर भी उन्हीं के पास है। इसके अलावा कई और जो मुख्य मंत्रालय हैं वो सभी बीजेपी ने अपने पास रखे हैं। और सब कुछ बांटने के बाद तब उन्हें ख्याल आया कि कुछ बचा है क्या, जिसे मैं कहता हूं कूड़ा कचरा है। तो जैसे आप खाना मंगाते हैं बाहर से, तो खाना खा लेते हैं तो खाली डब्बे बच जाते हैं, तो खाली डब्बे आप कहां डालते हैं? डस्टबिन में जाकर डालते हैं। तो अल्टीमेटली जब कुछ बचता है खाली डब्बे, वो अपने सहयोगियों के हाथ में थमा दिए गए हैं। मैं यही कहूंगा कि मोदी ने सहयोगियों को डस्टबिन में फेंका। उनका तरीका ही यही है, उनको दूसरा तरीका आता भी नहीं है। उनकी जो अपनी मनमानी है, या ये कहा जाए कि उनका जो अपना एक विचार है, सोच है, उसे आप अहम भी कह सकते हैं, वो उसी ढंग से ही काम करते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सरकार वैसे ही चलानी है जैसी वो चाहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब सारा का सारा सेट पैटर्न वही है, वही मंत्रालय है, तो फिर आप उनसे होने वाले व्यवहार के अंदर क्यों अपेक्षा करते कि कुछ अलग किस्म का उनका व्यवहार होगा? क्या ईडी, सीबीआई अलग किस्म का व्यवहार करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या निरंकुशता में कोई कमी आएगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि मेरा अनुमान यह है कि आप निरंकुशता को बढ़ता हुआ देखेंगे यहां पर, और कुछ और विपक्षी जो लोग हैं उनको और आप जेल में जाता हुआ देखेंगे। क्या मोदी के पास वर्किंग मेजोरिटी है? बिल्कुल है। क्या नीतीश और नायडू के बिना वर्किंग मेजोरिटी है? बिल्कुल है। यही तो उनकी दबंगई है एक्चुअली। क्योंकि अगर ये 30 मेंबर निकाल भी दो, खासतौर से जनसेना के दो, 16 टीडीपी और 12 जेडीयू, तो 293 से घट के 263 होते हैं। मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं, इस बात को मैं पिछले 8 दिनों से कह रहा हूं। तो इनको 263 पे आते हैं। 263 के ऊपर सरकार कभी गिरती नहीं है पार्लियामेंट में, ये मेरा अनुभव है। इनके पास और भी मेंबर हैं। टीडीपी बाहर होती है तो वायएसआर कांग्रेस के 4 अंदर आ जाते हैं इमीडिएटली। साथ में हनुमान बेनीवाल पहले ही कह चुके हैं कि हाँ, मैं इंडिया गठबंधन से नाराज हूं, तो वो नाराज फूफा के तौर पर तैयार बैठे हैं आपके पास आने को। 5 एमपी नॉर्थ ईस्ट के, एक सिक्किम, 2 मेघालय, एक नागालैंड, एक मिजोरम, पांचों तैयार हैं, उन्हीं की साइड में बैठे हैं। और एक और लद्दाख के मोहम्मद हनीफा, जो प्रॉक्सी बीजेपी के कैंडिडेट थे कारगिल से, जो जीत के आए हैं, वो भी उनके साथ हैं। तो नीतीश और नायडू के जाने के बावजूद भी ये सरकार नहीं गिरती है, वो बनी रहती है। इस बात को लोग जान ले जितना, उतना अच्छा है। तभी तो ये सारी दबंगई है, तभी तो सबको डस्टबिन में फेंका है। तो क्या ये उनको स्पीकर का पद देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो फिर ये नाराज क्यों नहीं हो रहे हैं? नीतीश और नायडू नाराज क्यों नहीं है? नाराज इसलिए नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि इनको 5-5 साल की श्योरिटी है। किस बात की श्योरिटी है? कि वो सीएम बने रहेंगे। नीतीश को बोल दिया गया अगला चुनाव तुम्हारे नेतृत्व के अंदर हम लड़ेंगे। तो इस समय देखा जाए तो वो भी 73-74 साल के हैं, तो 80 तक का मामला बन गया नीतीश बाबू का। उन्हें क्या करना है, कौन जेल में जाता है, कौन जेल में नहीं जाता है। उसके साथ ही 74 साल की उम्र है चंद्रबाबू नायडू की, तो अगले 5 साल उनके पक्के हो गए, तो 80 साल उनके भी हो गए। तो वो जिंदगी के दोनों आखिरी इनिंग खेल रहे हैं। वो उनको पॉजिटिव मिल रही है, सीएम बन के पैसा मिल जाएगा। जब पैसा मिल जाएगा तो उनको क्या करना है उसके बाद में, सोचने वाली बात है। उनके अपने जो नीतीश और नायडू के अपने जो उनके सबब है वो पूरे होते हैं। उन्हें क्या लेना, तेजस्वी अंदर जाता है या उद्धव अंदर जाता है, जाता है जाए, हम तो बैठ के आराम से सरकारें चलाएंगे ना। तो मोदी जी ने बता दिया कि मैं जैसे पहले था ना, जैसे फुल मेजोरिटी के साथ रूल करता था, मैं अभी भी वैसे ही रूल करूंगा, और ज्यादा निरंकुशता के साथ रूल करूंगा, आप देख लीजिए। और हाँ, एक बदले की भावना उनके अंदर और है,
जो भारतीय जनता से कहना चाहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी कि तुमने मुझे मेजोरिटी नहीं दी, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ में। मोदी जब प्रतिशोध लेने आएंगे तो ऑलरेडी दो चीजें हो चुकी हैं, दूध का रेट बढ़ चुका है, टोल टैक्स बढ़ चुका है, मोबाइल के रेट 25% इसी महीने बढ़ रहे हैं, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड बाय द कंपनीज। 20% के रेट केबल टीवी के बढ़ने जा रहे हैं, इसी महीने से ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। बजट के अंदर आपकी कमर तोड़ने की पूरी तैयारी की जाएगी, कैसे वो भी आपको बताऊंगा कि वो डायरेक्ट कमर नहीं तोड़ते, वो एक एक करके आपको काटते हैं और आपको पता नहीं लगता कि आपकी बॉडी कट हो रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मीनू जैन जी, गिरीश जोशी जी, सुजाता पॉल जी, हेमंत कुमार जी, आप सबका हार्दिक स्वागत है। सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, मैं आज की बात कर रहा हूं, अभी तो वैसे भी हनीमून पीरियड है। जब खतरा नहीं है, कल को क्या होगा पता नहीं, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद। सबसे पहले टिप्पणी आज बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं मीनू जैन जी। मीनू जैन जी, अभी हमें इस सरकार के साथ जीना पड़ेगा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। कई महीने तो हैं, साल के अंत में क्या होगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन फिलहाल ये सरकार बहुत स्ट्रांग फुटिंग के ऊपर है, इसको कोई खतरा नहीं है। नीतीश नायडू के जाने के बाद भी खतरा नहीं है, इनके पास फुल वर्किंग मेजोरिटी है और ईडी सीबीआई की निरंकुशता वैसे ही जारी रहेगी जैसे पहले थी। वीरू जैन जी। जी दिनेश जी, देखिए ये सरकार क्यों जमी रहेगी और कोई खतरा नहीं, इसका काफी डिटेल एनालिसिस आपने कर दिया है। उसके अलावा हम इसमें और एडिशन क्या करें वो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन इसमें जो सहयोगी दल जिन्होंने इसको सहयोग दिया है एट प्रेजेंट, देखिए अगर इनके पास रेडीमेड समर्थन ना होता नीतीश का और चंद्रबाबू नायडू का, तो समय लगता शपथ ग्रहण लेने, शपथ विधि होने के लिए टाइम लगता। इतना सहयोग तो जरूर है नायडू और नीतीश का कि उन्होंने इमीडिएटली इनका शपथ ग्रहण समारोह करा दिया, क्योंकि जितनी जल्दी शपथ ग्रहण समारोह हुआ उतना ही इनके फायदे में वो चीज रही। तो मोदी जी का क्या है कि इस वक्त जो है जिस मानसिकता के और जितने कनिंग, मैं तो ये कहूंगी जिस तरीके के श्रूड पॉलिटिशियन मोदी जी हैं, उनको तो एक एक्सेस पॉइंट चाहिए था कि सत्ता तक वहां पहुंच जाए, किसी तरीके से दरवाजे तक पहुंच जाए। तो वो 240 के अपने नंबर्स लेके वहां पहुंच गए हैं। उसके साथ उनके एनडीए अलायंस जो थे वो भी उनके साथ में है, तो वो पहुंच गए हैं। अब उसके बाद अगर आपने जैसा कहा कि वो चले भी जाएं तो उनको कोई परवाह नहीं है। जो आपने बता दिया कि वो और लोग आने के लिए तैयार बैठे हैं, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो नेता है जो उनके साथ आए हैं वो मैंडेट को समझ नहीं रहे हैं कि जनता ने क्या बताया है। जनता ने मोदी जी को मैंडेट बिल्कुल नहीं दिया है, उन्होंने 240 पे रोक दिया है मोदी जी को। और उसमें भी अगर आप देखें जो ईवीएम को लेके रिपोर्ट्स आ रही हैं, आज भी आई है रिपोर्ट वायर में कि किस तरीके से वोट कम डाले हैं, काउंट ज्यादा हो रहे हैं। तो वो चीजें जिस तरीके की धांधलेबाजी से ये जो 240 का नंबर आ गया है, तो उसको मोदी जी को टाइम नहीं लगेगा। उनके पास ही इज कैश रिच पार्टी, बीजेपी के पास पैसे की भरमार है, वो किसी को भी ला सकते हैं, किसी को भी किक आउट कर सकते हैं। और जो इनको दिए भी हैं मंत्रालय, उनको बिल्कुल बिल्कुल नॉन डिस्क्रिप्ट, जिनका कोई वजूद ही नहीं है। एविएशन मंत्रालय मतलब उड्डयन मंत्रालय, विमान उड्डयन मंत्रालय दिया गया है, जो कि डिफॉल्ट पड़ा है, वहां जहाज ही नहीं है, एयरलाइन ही नहीं है गवर्नमेंट की कोई, तो उसमें क्या करेगा मंत्री बैठ के। लेकिन वो उसके बावजूद भी चुप है। क्यों? क्योंकि उनको बहुत कुछ, जो चंद्रबाबू नायडू जो खुद सत्ता से बाहर है आंध्र प्रदेश में लंबे समय से, तो उनको एक बहुत बड़ा पुश मिल गया है, एक बूस्टर डोज मिल गई है सेंटर से। अब कितना बड़ा पैकेज उन्होंने दिया है आपकी अमरावती बनाने के लिए और अदरवाइज ऑल्सो, तो देखिए डेवलपमेंट के काम होंगे। और जो डेवलपमेंट के काम आपको मालूम ही है, सरकारों के जो है सेहत का, आर्थिक जो सेहत होती है नेताओं की, उसको उसमें बड़ा इजाफा करते हैं। तो चंद्रबाबू नायडू को जो चाहिए अपनी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस सबके लिए मोदी जी से सपोर्ट मिलेगा। मोदी जी को कोई मतलब नहीं है इस बात से, मोदी चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को 4% आरक्षण देता है, मौलवियों को तनख्वाह देता है या कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाता रहे। भाई तू मेरे यहाँ सपोर्ट देता रहे, बस मेरी सरकार चलते रहना चाहिए। और उनको यह है कि तुम हमें पैसा देते रहो, कि जो हमें अपनी सरकार को वेलफेयर स्कीम्स चलानी है, जिसके लिए हम अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखना है। तो यही स्थिति नीतीश बाबू के साथ है। और देखिए समाजवादी तो पुराने सपोर्टर रहे हैं भाजपा और जनसंघ के,
लोहिया के जमाने से रहे हैं। जनसंघ को जो साथ लाए, लोहिया लाए, उसके बाद जेपी ने क्रेडिबिलिटी इनको मेन स्ट्रीम में दी। तो नीतीश बाबू अगर साथ हो तो उसमें कोई अचरज किसी को होना नहीं चाहिए। और जो उम्मीद कर भी रहे थे कि नीतीश बाबू की पता नहीं कौन सी आत्मा जाग जाएगी और क्या जमीर जागेगा और कौन सा देश हित की भावना जाग जाएगी उनमें, वो कुछ नहीं जाग रही है। उनको शर्म ही नहीं है इस चीज की। उनको तो अपना बिहार का स्पेशल स्टेटस और इसका आंध्र वाले को अपना चाहिए। तो उनको दोनों चीज मिल जाए और मोदी जी किसी भी हद तक जाके कर देंगे इस काम को। क्योंकि जो आपने अभी बताया कि इधर से खींच उधर से खींच, इन पब्लिक से टैक्स से पैसा उनसे बटोर के और वो किसी भी तरीके से इनको इनकी डिमांड्स पूरी करेंगे। और अगर नहीं भी कर पाए तो अगेन वही कि किक आउट कर देंगे और दूसरे बहुत तैयार बैठे लाइन में। इसमें देखिए सबसे ज्यादा मैं तो नेताओं की नैतिकता की बात करती हूँ कि आप जनता को, इसका मतलब ना तो मोदी जी के किसी गिनती में है जनता और ना इन विपक्षी नेताओं की किसी गिनती में है जनता जिसने कि मोदी जी को हरा दिया है। मोदी जी खुद आप कितनी बार दोहराएं, लेकिन दोहराया जाना जरूरी है। मोदी जी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मात्र 1,60,000 वोटों से या 61,000 वोटों से जीते हैं। उससे ज्यादा तो इन्हीं की पार्टी के शिवराज सिंह चौहान 8 लाख से जीते हैं। मतलब मैंडेट तो शिवराज सिंह को दिया है जनता ने, मोदी जी को नहीं दिया है। मोदी जी की यहाँ बात हो रही थी 10 लाख से जीतने की। मोदी जी की अयोध्या हार गए हैं। जितने भी धार्मिक पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा से रिलेटेड मेजोरिटी जितने भी तीर्थ स्थान है वो उन लोकसभा सीटों पे बीजेपी हार गई है। तो नेताओं को समझ में आना चाहिए कि धर्म का, जो हिंदू धर्म का जो नाजायज दोहन हो रहा था, मतलब हिंदू धर्म का जिस विकृत स्वरूप को आपने जनता के सामने पेश किया, जनता ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। ये एनडीए में जो शामिल विपक्षी नेता है उनको समझ में आनी चाहिए बात। और देखिए आप जैसे सोशल मीडिया चैनल जो हैं, इनकी अगर यही गति चलती रही तो अगले चुनावों तक और बहुत कुछ समझ में आ जाएगा पब्लिक को, तो 240 भी नहीं आएंगे वो। लेकिन ये है कि तब तक इनका जो हित इनको साधना है वो अपना हित साध लेंगे। और मोदी जी के तो तरीके, साम दाम दंड भेद तो फिर भी बहुत बहुत माइल्ड तरीके हैं। वो तो आपने देख लिया इलेक्टोरल बॉन्ड में कि किस तरीके से सरकार चलाई है और किस तरीके से चंदा वसूला गया है कंपनी से। तो अगर वो जो पैसा वसूल रहे हैं जिससे उसके साथ इतनी क्रूरता के साथ पेश आ रहे हैं, तो नेताओं के साथ तो कितनी क्रूरता से आएंगे पेश वो। और तीसरे बार उनको जो नेहरू की बराबरी करने की जो उनके दिमाग में एक हमारे यहाँ बोलते हैं रड़क थी दिमाग में, हमारे उत्तराखंड में बोलते हैं एक रड़क है उनके दिमाग में, तो वो रड़क उनकी पूरी हो गई है। तो अब वो रड़क पूरी हो गई तो वो और ज्यादा अहंकार से भर गए हैं कि देखो मैं अकेला प्रधानमंत्री जो लगातार 3 बार आया हूं चुन के, तो अब तो मैं तो जो चाहे वो करूं, जो अब तो मेरी ही मर्जी चलेगी। और जो आपने कहा कि और निरंकुशता से पेश आएंगे उसके लिए हमें इंतजार करना होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और रही बात कि भाई मोदी जी जनता के लिए क्या करेंगे, तो कांग्रेस ने उनको तैयार शुदा पूरा ब्लूप्रिंट दे दिया है। कांग्रेस का जो न्याय पत्र है उसकी एक एक वर्ड बाय वर्ड चुरा के सारा इंप्लीमेंट करेंगे। उनको किसी कमेटी को बैठाने की जरूरत नहीं कि पब्लिक के लिए क्या करूं मैं। कांग्रेस ने बता दिया है कि 5 न्याय है और 25 गारंटी है। मोदी जी चुरा चुरा के, जैसे उन्होंने पहले किया है कि सारी उनकी पुरानी योजनाएं रीपैकेज करके और उनकी पुरानी जो ये अब जैसे यही है खाद्य सुरक्षा गारंटी कांग्रेस का ही तो है, उसको बता दिया कि मोदी जी की गारंटी है तो मोदी जी का थैला है 5 किलो का। अब उसी तरीके से कांग्रेस ने जो तैयार किया है वो पूरा का पूरा पब्लिक डोमेन में है, उठा के और ऑफिसर्स को दे देंगे कि भाई ये जो कांग्रेस का न्याय पत्र है इसके हिसाब से अब आप निकालो हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि पब्लिक खुश हो जाए। क्योंकि उनको पता है कि पब्लिक को बहुत पसंद आया है कांग्रेस का घोषणा पत्र। तो इस मामले में मोदी जी चालाक भी हैं और चोरी करने में उनको कोई गुरेज तो कॉपीराइट तो है नहीं कांग्रेस का न्याय घोषणा पत्र पे, तो वो भी उनको तैयार मिल गया है। तो इस मामले में किस्मत के धनी है कि कांग्रेस का इतना शानदार घोषणा पत्र है और उसको उठा के जो का तू इम्प्लीमेंट कर देंगे। दैट्स ऑल जी। आपने सही कहा। और देखा जाए तो 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ गया। 22 करोड़ 90 लाख की अपेक्षा अब 23 करोड़ 60 लाख हो गया। तो यानी कि उनके चाहने वालों में कोई कमी नहीं हुई है भारत में, मैं ये कहना चाहूंगा। परसेंटेज पॉइंट 0.7 की गिरावट है, लेकिन वो परसेंटेज पॉइंट में, लेकिन रियल टर्म्स में देखा जाए तो उनके चाहने वालों की संख्या और बढ़ गई। हम जो सोच रहे थे कि
मोदी का फटीग है। तो कल हमारे एक मित्र ने एक डायलॉग यूज कर दिया, ये भी बताना चाहूंगा मैं। वो कहते हैं कि मोदी का मुकाबला प्रेम चोपड़ा से किया जा सकता है। मैंने कहा भाई वो कैसे? मैं प्रेम चोपड़ा तो विलन था। कहता है प्रेम चोपड़ा का एक फिल्म में डायलॉग था, मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ता है। ये उसका एक फेमस डायलॉग है प्रेम चोपड़ा का, मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ता है। ये वास्तव में पिछले 10 साल से शीशे से पत्थर को तोड़ रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो यही सब कुछ हो रहा है। तो हेमंत कुमार जी आपके पास आते, फिर गिरीश भाई और सुजाता जी के पास आएंगे।